क्या आपको कभी किसी ने ये बताया कि हमारे देश में कुछ ऐसे गांव भी एग्जिस्ट करते हैं जहां 1000 अनमैरिड लड़कों के लिए मात्र 5 से 10 लड़कियां ही बची हैं, और कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां शादी के लिए बेटियां बची ही नहीं हैं। आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हर तीसरी कुर्सी किसी बेटी के इंतजार में आज भी खाली है। सुनने में ये किसी हॉरर फिल्म का प्लॉट लग सकता है, लेकिन ये हमारे देश का वो कड़वा सच है जिसे हम देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 कहता है कि इंडिया की मिट्टी से 6.3 करोड़ लड़कियां गायब है। सुनने में अनरियलिस्टिक लग सकता है, पर यह सच है, और यह आबादी इतनी बड़ी है जो पूरे यूके और साउथ अफ्रीका के बराबर है। इन लड़कियों को आज हम द मिसिंग गर्ल्स के नाम से जानते हैं। ये देश की वो बेटियां थी जिन्हें या तो पैदा होने से पहले ही मार दिया गया या पैदा होने के बाद भुला दिया गया। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ? वो लड़कियां कौन थी और आज कहां है? आइए जानते हैं। वीडियो में जाने से पहले हम ये चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में हमसे अपनी राय जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये समस्या आज की नहीं है, ये सदियों से चली आ रही वो सामाजिक बीमारी है जो पेंडेमिक की तरह पूरे देश को हर दिन खोखला करती जा रही है, और कहीं ना कहीं हम सब भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। इस घटना को पहली बार साल 1800 में नोटिस किया गया, जब ब्रिटिश इंडिया आए। उन्होंने एक खौफनाक पैटर्न देखा कि नॉर्थ इंडिया के कई राजशाही घरानों में बेटियां होती ही नहीं थी, मानो उनके होने का कभी कोई वजूद ही ना रहा हो। तभी कुछ समय बाद एक प्रथा के बारे में पता चला जो शायद सती प्रथा जितनी, या कहे कि उससे भी ज्यादा खौफनाक थी, जिसे नॉर्दर्न इंडिया में दूध पीती के नाम से जाना जाता था। इस प्रथा के हिसाब से अगर किसी के भी घर में बेटी पैदा होती तो उसे दूध से भरे एक बड़े से बर्तन में डुबाकर मार दिया जाता था, और कुछ जगहों पर बच्चियों के होठों पर ओपियम यानी अफीम लगा दी जाती थी ताकि वो हमेशा के लिए सो जाए। उस समय लोग इसे खानदान की इज्जत और दहेज से बचाव का नाम देते थे। ये प्रथा इतनी निर्दयी और घिनौनी थी कि साल 1870 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए कानून पास किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट। पर अफसोस ये है कि कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। सब कुछ वैसे का वैसा ही चलता रहा, और समय के साथ साथ बुराई और बुरी बनती गई। और फिर दौर आया आजादी का, 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। हम अंग्रेजों से तो जीत गए, पर अपनी सोच से नहीं जीत पाए। और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अभी तक हम जिस बीज को सदियों से सींच रहे थे वो अब एक विशाल पेड़ बनने वाला था। साल 1971 में द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया, जिसने अबॉर्शन को लीगल किया। यहाँ सरकार का मात्र एक ही मकसद था, क्रिटिकल केसेस में महिलाओं की जान बचाना। और इस एक्ट के पास होने के जस्ट 10 साल बाद 1980 में इंडिया में एक और न्यू इन्वेंशन इंट्रोड्यूस हुई, जिसे हम अल्ट्रासाउंड मशीन के नाम से जानते हैं। शुरुआत में इस मशीन का एक ही मकसद था, फीटल वेलबींग, मतलब डॉक्टर्स इस मशीन का यूज बच्चे की धड़कन, ग्रोथ और शारीरिक कमियां जानने के लिए करते थे, ताकि माँ और बच्चा दोनों की जान सलामत रहे। पर कुछ टाइम बाद जैसे ही पोर्टेबल और सस्ती अल्ट्रासाउंड मशीन्स मार्केट में आई, डॉक्टर्स ने देखा कि लोग बच्चे की हेल्थ से ज्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड है कि बच्चे का लिंग क्या है। और यही वो खेल था जिसकी मैं बात कर रहा था। प्राइवेट क्लिनिक्स और उनके डॉक्टर्स ने इस टेक्नोलॉजी को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह बेचना शुरू किया। उनका स्लोगन होता था, आज 500 खर्च करो और कल के 5 लाख बचाओ। मतलब सीधा था कि आज 500 देकर टेस्ट करवा लो, वरना बेटी पैदा हुई तो जीवन भर सर पे बोझ लेकर घूमना पड़ेगा, और ऊपर से दहेज देना पड़ेगा, वो अलग। सिंपली बोले तो इन डॉक्टर्स और क्लिनिक वालों ने लोगों के दिमाग में ये जहर घोलना शुरू कर दिया कि बेटियां सिर्फ बोझ हैं और बेटे एसेट हैं। अब अल्ट्रासाउंड स्कैन के बाद अगर लड़की होती तो एमटीपी एक्ट का गलत फायदा उठाया जाता। लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर लीगल अबॉर्शन करवा लेते, जिसे भ्रूण हत्या भी कहा जाता है। और इन्हीं सब नासमझी का अंजाम ये हुआ कि 1980 से 1990 के बीच इंडिया के शहरों में अबॉर्शन रेट 400% तक बढ़ गया। दोस्तों, कुदरत का नियम है कि हर 105 लड़कों पर 100 लड़कियां पैदा होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में ये बैलेंस बिगड़ चुका था
और अभी भी बिगड़ा हुआ है। 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल के बच्चों का 919 था। मतलब 1000 लड़कों पर सिर्फ 919 लड़कियां। और हरियाणा जैसे राज्यों में तो ये और भी कम था, मात्र 830 लड़कियां 1000 लड़कों पर। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इंडिया में 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें अनवांटेड कहा जाता है। ये वो बेटियां हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने कभी चाहा ही नहीं, और लड़के की चाह में उनके पेरेंट्स तब तक बच्चे पैदा करते रहे जब तक उन्हें बेटा नहीं मिल गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज भी इंडिया जैसा देश, जहां हम 5 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, वहां हर साल लगभग 4.6 से 6 लाख लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं, वो भी जन्म लेने से पहले। और जो किसी रीजन से पैदा हो भी जाती हैं, उनको सिर्फ एक्स्ट्रा बोझ समझा जाता है। इन्हें कम न्यूट्रिशन मिलता है, कम शिक्षा मिलती है, और ना ही वो प्यार दिया जाता है जो बेटे को मिलता है। इन्हें हमेशा इस बात का एहसास करवाया जाता है कि उनका होना ही एक गलती है। 2-4 किताब पढ़ लेने वाले लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ अनपढ़ और गरीब घरों की कहानियां हैं, पर मैं बता दूं कि सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। डेटा कहता है कि इंडिया के सबसे अमीर और पढ़े लिखे डिस्ट्रिक्ट्स में सेक्स रेशियो सबसे खराब है। इसका मेन रीजन है कि इन लोगों के पास प्राइवेट क्लिनिक्स तक पहुंचने के लिए पावर और पैसा दोनों ही है। हालांकि इन सभी इल्लीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए साल 1994 में ही सरकार ने एक कानून बनाया था, जिसको कहते हैं PCPNDT एक्ट, जिसका मकसद था इंडिया में हो रही भ्रूण हत्या को रोकना और लड़का लड़की के सेक्स रेशियो को सुधारना। इस एक्ट में अल्ट्रासाउंड की हेल्प से बच्चे का सेक्स पता करना या बताना सख्त मना था। अल्ट्रासाउंड सिर्फ बच्चे की ग्रोथ, बीमारियों या किसी एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए ही किया जा सकता था। सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़ा कोई भी एडवर्टीजमेंट देना या प्रमोट करना इलीगल था, और हर उस हॉस्पिटल या क्लिनिक का रजिस्टर्ड होना जरूरी था जहां अल्ट्रासाउंड मशीन है। बिना रजिस्ट्रेशन के मशीन रखना भी जुर्म था। ऐसा करना नॉन बेलेबल ऑफेंस था, जिसमें 3 से 5 साल तक की जेल और 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता था। साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता था। इतना सख्त कानून होने के बाद भी ये करप्ट प्रैक्टिसेस अभी भी जोरों शोरों से चल रही हैं। बस तरीका थोड़ा बदल गया है। अगर रिपोर्ट में ओम नमः शिवाय लिखा है तो बेटा, और जय माता दी लिखा हो तो बेटी। पिछले 20 सालों में हजारों क्लिनिक्स पर रेड हुई, पर सजा सिर्फ 1% से भी कम लोगों को हुई, क्योंकि इन घटनाओं की गवाही देने वाले या तो बिक जाते हैं या फिर डरा धमका कर चुप करा दिए जाते हैं। पर एक सवाल जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब लड़कियां पैदा ही नहीं होंगी तो मर्दों की शादी कैसे होगी, और जब शादी ही नहीं होगी तो बच्चे कहां से होंगे? लैब में, हाँ। इस बात का जीता जागता सबूत हमें पंजाब और हरियाणा के उन इलाकों में देखने को मिला जिन्हें बैचलर विलेजेस कहा जाता है। यहाँ के घरों में कभी भी ढोल नगाड़े नहीं बजते, क्योंकि यहाँ लड़कियां ही नहीं बची हैं जो किसी के घर की दुल्हन बने। सोचिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अगर अपना भविष्य बचाना है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर हुआ इसका जस्ट उल्टा। इस समस्या ने जन्म दिया एक और नए और काले कारोबार को, जिसे कहते हैं द मोल की सिस्टम। कितनी उम्र होगी जब आप यहाँ आए थे? ऐसी उम्र होगी बस 10-1 साल की। 10 साल। तो कितनी जगह उसके बाद बेचे गए? 2 जगह बेचे। ये तीसरी जगह है? हाँ जी। यहाँ भी 2 जगह हो गए, फिर यहाँ भी 2 जगह हो गए, दोनों भाई मर गए। जब लोकल लड़कियां खत्म हो गई तो मर्दों ने दुल्हन खरीदना शुरू किया। इन औरतों को कहा जाता है मोल की, जहां मोल का मतलब कीमत से है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों के गरीब इलाकों से लड़कियों को 20,000 से 50,000 में खरीद कर लाया जाता है। ट्रैफिकर्स इन लड़कियों के माँ बाप को अच्छी नौकरी या अमीर घर में शादी करवाने का लालच देते हैं, और घर वाले भी हंसी खुशी भरोसा करके अपनी बेटियों को उनके साथ भेज देते हैं। लेकिन जब ये लड़कियां 2000 किलोमीटर दूर हरियाणा जैसे राज्यों में पहुंचती हैं, तो इनकी जिंदगी एक लाश जैसी हो जाती है। नहीं, शादी तो हर आदमी बाहर ही करता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो आदिकाल से है। वो तो ये है कि भाई सेक्स रेशो तो कभी से आदिकाल से ही, पहले से ही ऐसे ही कम थी, कोई नई बात नहीं। पहले भी द्रौपदी का ले लो, वो भी 500 में 1 थी। ये लड़कियां ना वहाँ की भाषा जानती है, ना वहाँ का खाना। इनकी शादी अक्सर उन मर्दों से कर दी जाती है जो या तो बहुत बूढ़े होते हैं या फिजिकली डिसेबल्ड, या जिन्हें कोई लोकल लड़की मिलती ही नहीं। पर
5 पति है भैया, एक पत्नी के 5 पति। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि समझ जाइए कि पांडा वाला कहानी हो गया यहाँ पे। अब कहानी का हुआ कि राजस्थान हम घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर ये सब लीला देखकर इनसे पूछेंगे, आज महिला से इंटरव्यू लेंगे कि इनका क्या नाम है और 5 पति कैसे, क्या घटना हुआ कि 5 को पति से शादी कर ली है। और बहुत से रियल केसेस में अगर किसी गरीब परिवार में 3 या 4 भाई होते हैं तो वो सब मिलकर सिर्फ एक मोल्की खरीदते हैं और उस एक औरत को उन सारे भाइयों के साथ रहने पर मजबूर किया जाता है। उसे सिर्फ एक वाइफ नहीं बल्कि एक डोमेस्टिक स्लेव बनकर रहना पड़ता है। इंडिया के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक हर साल हजारों ऐसी ही महिलाएं मिसिंग रिपोर्ट होती हैं। He identifies the girl, somebody procures the girl, bring her out from the village, take her to a big railway station or bus station. From there they are transported to bigger cities. Once the girl is sent to Delhi or Mumbai, they are trapped. पर असल में वो इन बैचलर विलेजेस में होती हैं। रिसर्चेस दिखाती हैं कि जिन इलाकों में सेक्स रेशियो खराब होता है वहाँ रेप और किडनैपिंग के केसेस 30% ज्यादा होते हैं। मर्दों में अकेलापन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से नशा और वायलेंस बढ़ रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि मोल की ट्रेडिशन अब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक फैल रहा है। मतलब आज हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां फीमेल्स एक इंसान नहीं सिर्फ एक कमोडिटी बनकर रह गई हैं। और जब तक बेटा ही वंश चलाएगा वाली ये सोच नहीं बदलेगी तब तक ये जेंडर साइड नहीं रुकेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ और जल्द ही मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिनको फोर्स्ड अबॉर्शन के लिए मजबूर किया जाता है और इन सब बातों का उनकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है। और बात करेंगे कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इन सब को रोकने के लिए। और ये भी जानेंगे कि क्या ये समस्या सिर्फ इंडिया की है या पूरी दुनिया में ये खेल चल रहा है। आपको क्या लगता है, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।